हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? और सभी लोग एक बार प्लीज रिफ्रेश कर लेना। आई गेस अब जाके इश्यू रिजॉल्व है। अब मेरे ख्याल से आवाज आ रही होगी। एक बार सभी लोग ना फटाफट से रिफ्रेश कर लेना। एक बार मैसेज भी ड्रॉप कर देता हूँ, काइंडली रिफ्रेश। अब सब लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। अच्छा, क्लियर है, डेट मींस ओके गाइस। तो सब लोगों को गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अब मुझे दो चीज कंफर्म कर दो, एक तो आवाज, दूसरा बैकग्राउंड। क्या दोनों चीज क्लियर है? सो यश, सलोनी, गगन, हाँ, खुशी, माही, मधुमिता, अमित, चांदनी, सो पूरी गैंग हमारी आ चुकी है। सो लेट्स गो। तो गाइस, पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे साउंड वाला चैप्टर, है ना? और साउंड वाले पार्ट में हम लोगों ने एक चीज बहुत अच्छे से समझी थी कि सर साउंड जो है ये क्या थी? एक तरंग थी, यानी गुरुजी ये एक वेव थी। लेकिन सर जो तरंग थी ये दो प्रकार की थी, यानी जो वेव थी ये दो टाइप की थी। देखते हैं कितने लोगों को याद है वो चीज। सो गाइस, हाँ, मैं भी हूं और तुम भी हो। अब आ जाओ यहां पर। तो दो तरह की वेव थी। एक थी सर तरंग धैर्य, तरंग धैर्य, और एक थी सर अनुप्रस्थ। पहले हिंदी वालों से बात कर लें, फिर अंग्रेजी वालों पर आएंगे। अनुप्रस्थ। तो जस्ट वांट टू नो कि जो साउंड वेव है सर, जो ध्वनि है हमारी, ध्वनि सर इसमें से कौन से प्रकार की तरंग है? इंग्लिश वालों के लिए और रह गया हमारा सर, इज इट लॉन्गिट्यूडनल? क्या ये लॉन्गिट्यूडनल होता है या फिर गाइस ये ट्रांसवर्स होता है? ये पुरानी क्लास में थोड़ा सा रिवीजन हुआ, तब मैं आगे बढ़ूंगा। सो रेनू बस में जस्ट अभी अभी आया। ओके, तो अब देखिए जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं, जो लोग यहां पर मुझसे कह रहे हैं कि सर ये तरंग धैर्य होगी यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी, वो सब बच्चे सही हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जिस दिशा में आपकी ये तरंग जाती है और जो कण है उनका जो कंपन होता है वो सर इसके पैरेलल होता है, या फिर मैं बोलूंगा सर इसके समांतर होता है। याद आ रहा है अंकित? और यहां पर ट्रांसवर्स के उदाहरण पर अभी मैं आपके लिए आऊंगा 12 बजे, तो 12 बजे इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। लेकिन ये चीज हमारी पिछली क्लास में डिस्कस थी। सो बेटा यहाँ पे पवन, ये जो क्लास है ऊपर लाइट भले वो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अभी साउंड ही चल रहा है क्योंकि साउंड का भी पार्ट 2 पेंडिंग है। चलो, तो ये चीज तो हमारी पिछली क्लास की हो गई। लास्ट क्लास में मैं आपको इको के बारे में बताना चाह रहा था। एक बार इको वाले पार्ट पर चलते हैं। तो ये तो पिछली क्लास का हो गया, लॉन्गिट्यूडनल एंड ऑल। हम लोग यस, अब हमको समझना है ये वाला पार्ट, यानी जो हमारी ध्वनि है ये कौन कौन सी चीजों पर निर्भर करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ध्यान सुनना, लाइट की बात करेंगे अगर यस, तो वहां पे मैं ट्रांसवर्स का एग्जांपल लेता हूं। अब देखिए सर, ये जो साउंड वेव है ना, ये साउंड वेव के ऊपर सर कुछ तो ऐसे फैक्टर्स होते होंगे जिस पे निर्भर करती होगी। यानी ध्वनि सर कौन कौन से फैक्टर्स पे निर्भर करती है, ये समझते हैं। एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, मान लीजिए मैं कोई रबड़ का एग्जांपल लेता हूं। रबर 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 कुछ है मेरे पास है, ये देखिए सर, यहां पे मैं इलास्टिसिटी का एग्जांपल ले रहा हूं। इस वायर का एग्जांपल लेते हैं, या फिर इस वायर से बढ़िया एग्जांपल होगा, इस प्लास्टिक की बोतल का एग्जांपल लेते हैं। अब देखना सर, मैं इस बोतल को हल्का सा पिचकाऊंगा, तो यहां पर जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूं, ये पिचकाने के बाद ये वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे आ रहा है। देखना, जब मैं इसे ऐसे दबा रहा हूं, दबाने के बाद ये वापस पुरानी पोजीशन पे आ रहा है। इस जगह देखना, ये वाला पार्ट दबाया, पिचकाया, छोड़ा, तो वापस पुरानी पोजीशन पे। यानी कि सर यहां पर मैं बात कर रहा हूं प्रत्यास्था की। इंग्लिश वाले सर, हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं इलास्टिसिटी। क्या होती है इलास्टिसिटी? सर, किसी भी पदार्थ की वो प्रॉपर्टी, यानी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिससे मटेरियल अपनी पुरानी शेप में वापस आना चाहे। अब वो जरूरी नहीं केवल यही हो सर, वो कुछ भी हो सकता है, राइट? सर, कोई भी ऐसी चीज जिसकी, जैसे मैं रबड़ का एग्जांपल ले लूं, स्टील का एग्जांपल ले लूं, जहां पर वो अपनी पुरानी स्थिति में आना चाहता है, यानी कि अपनी ओरिजिनल स्टेट में आना चाहता है। अब आप कहेंगे सर ओरिजिनल शेप में कैसे आएगा? सो अभी मैंने सर एग्जांपल दिया था बॉटल का, ऐसे आप रबर का एग्जांपल ले लो, है ना? रबर को आप टेढ़ा करोगे, वापस पुरानी पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये सर एग्जांपल हो गया इलास्टिसिटी या फिर प्रत्यास्था का। लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं हुई। दैट इज यस, बिल्कुल सही कहा विवेक आपने, प्रॉपर्टी ऑफ रीगेनिंग इट्स शेप। सो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, इसलिए यहीं पे लिख देता हूं मैं। एक है रबर। सर यहाँ पे आप अपने इवन ना वो जो पेंसिल वाली इरेजर होती थी उससे भी लिंक कर सकते हैं। और दूसरा यहां पर एग्जांपल लेते हैं स्टील का। ये सवाल आपका एसएससी जेईई और एएलपी दोनों में पूछा जा चुका है। सो अच्छा, कोई नहीं, आलोक, इट्स ओके। अब इसका आंसर दीजिएगा सर। बेटा, रबर ज्यादा इलास्टिक होगी या स्टील ज्यादा इलास्टिक होगी? सोच समझ के आंसर देना। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी या फिर इलास्टिक प्रॉपर्टी की बात करें तो ये वो प्रॉपर्टी हो गई जिससे कोई भी वस्तु अपनी ओरिजिनल शेप में आना चाहती है। तो जल्दी से कौन अपनी ओरिजिनल शेप में आएगा, स्टील या रबर?
अब देखो यहाँ कॉम्पिटिशन चल रहा है, आधे बच्चे हमारे रबर के साथ, मधुमिता रबर के साथ जा रही हैं, पूजा रबर के साथ हैं, यहाँ पे फिर साहिल स्टील के साथ हैं, ठीक है। अब गाइस यहाँ सुनो बेटा, रबर भी इलास्टिक है और स्टील भी इलास्टिक है, दोनों ही आपकी इलास्टिक हैं, यानी दोनों ही प्रत्यास्थता की प्रॉपर्टी अपनी दिखा रही हैं, दोनों इलास्टिक है नो डाउट, लेकिन ज्यादा इलास्टिक कौन है? तो प्लीज याद रखिएगा, बिल्कुल विवेक, दैट्स राइट। सो यहां पर जो ज्यादा इलास्टिक होगा सर वो होगी रबर, सॉरी वो होगी स्टील। तो मैं यहां पे ऐसे तीर बना देता हूं, इसका मतलब इलास्टिक तो दोनों है लेकिन ज्यादा इलास्टिक बेटा स्टील है। ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है, इसलिए हम इस पर 5 सितारे बना देते हैं, 5 स्टार बना दे रहे हैं। प्लीज याद रखिएगा, मैक्सिमम बच्चा यहाँ पे सब एग्जाम्पल लेता है रबर का। अब कैसे, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर स्टील वाले पार्ट में अगर देखें तो रबर तो हमको टेढ़ी होती हुई दिखाई देती है, स्टील तो दिख ही नहीं रहा है। अब सोचना, स्टील की जो प्रॉपर्टी है, पता है स्टील की जो प्रॉपर्टी है वो आप अपने एंड से स्ट्रेंथ उसकी चेक करेंगे, सर ज्यादा जल्दी से अपनी ओरिजिनल शेप पे कौन आ रहा होगा? मतलब अगर मैं कहूं किसी भी मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है अपनी ओरिजिनल शेप को मेंटेन करने के लिए, या फिर मैं कहूं कि सर वो चेंज होना नहीं चाह रहा है, वो अपनी पुरानी स्टेट में रहना चाहता है, तो रबर और स्टील में कंपेयर करके देखो जरा खुद से, आप ना इमेजिन करके देखना, अपनी ओरिजिनल स्टेट पे जल्दी से कौन आना चाहेगा या फिर अपनी स्टेट से बदलना कौन नहीं चाहेगा। मतलब जैसे मान लो ये स्टील की रॉड है, तो मैं इसे टेढ़ा करना चाह रहा हूं, लेकिन स्टील की प्रॉपर्टी ये है कि भाई साहब वो जैसी जिस आकार में है वो उसी आकार में बनी रहना चाहती है। मतलब यहां पे साफ साफ हमको पता लग रहा है कि जो स्टील होगी वो क्या करेगी, वो सर अपने आकार को जैसा है वैसा ही रखने में ज्यादा इंटेंसिटी दिखाएगी, या फिर मैं बोलूंगा सर ज्यादा उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी, यानी ज्यादा प्रत्यास्थता जो होगी वो स्टील की होगी, क्योंकि उसको अपनी ओरिजिनल शेप रखने में ज्यादा यहां पर मैं बोलूंगा सर ज्यादा दिलचस्पी है, या फिर बोलूंगा उसकी ज्यादा एफिनिटी है, या फिर बोलूंगा उसका ज्यादा लगाव है अपनी पुरानी शेप को मेंटेन करने में। यानी कि सर प्रॉपर्टी की बात की थी, देखिए प्रत्यास्थता क्या थी सर, किसी भी सामग्री के आकार को बनाए रखने की प्रवृत्ति। अब आकार को बनाए रखने की प्रवृत्ति पे आ जाओ, तो अब यहीं पे मैं एक स्टील का एग्जांपल ले लेता हूं, यहीं पे मैं रबर का एग्जांपल ले लेता हूं। अब मैं जानता हूं सर रबर को जब मैं मोड़ूंगा तो मुड़ेगी तो सही, वापस भी आ जाएगी, लेकिन अपनी जैसे आकार है बिल्कुल वैसे के वैसे रखने की प्रवृत्ति किसकी ज्यादा है? वो सर स्टील की ज्यादा है रबर से, क्योंकि हमको पता है स्टील को सर टेढ़ा मेढ़ा करने की कोशिश करोगे वो ओरिजिनल शेप में ज्यादा बना रहेगा, राइट। सो स्टील कौन सा वाला? रेशा स्टील का एग्जांपल ले सकते हो अपने अपने घर के बर्तन का, आपके जो घर में ग्लास है, आपके घर में जो प्लेट है, वो सब क्या है? स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं ना, तो हम लोग वहां से भी एग्जांपल ले सकते हैं, राइट। किस बच्चे ने पूछा था मुझसे स्टील वाला एग्जांपल? रेशा यादव ना। सो रेशा यादव, स्टील वाले पार्ट पर आप लोग याद रखिएगा, जैसे आपके जो घर के बर्तन है ना स्टेनलेस स्टील के होते हैं वो, और घर के बर्तन स्टील के क्यों होते हैं, लोहे के क्यों नहीं होते, ये मैं केमिस्ट्री में बताऊंगा। वो इसलिए क्योंकि स्टेनलेस स्टील की प्रॉपर्टी ये होती है, इनमें कभी जंग नहीं लगती, यानी कि सर इसकी यहाँ पे क्या है, ये सर रस्टिंग से बचा रहता है, बिल्कुल, दैट्स राइट। सो यहां तक हमारी पार्ट खत्म हुआ। अब समझना, तो इतना कहानी डिटेल में नहीं जाना है, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं सीधे। सो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपने एग्जाम में पूछेगा वो ये है, सर इलास्टिसिटी ज्यादा है तो साउंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो याद रखिएगा, जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी उतना ज्यादा साउंड भी ट्रेवल करेगी। अब देखिए, आप लोगों ने अभी समझा कि अपनी शेप को मेंटेन करने की प्रवृत्ति किसकी थी? स्टील की थी, यानी स्टील ज्यादा इलास्टिक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, इन दोनों में से साउंड तेजी से किस में ट्रेवल करेगी? एक बार प्लीज आंसर दीजिएगा। यस, बिल्कुल सही कहा आपने विवेक, स्टील और रबर में। आप बताइए सबसे तेजी से साउंड किस में ट्रेवल करेगा, स्टील में या रबर में? स्टील में, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि सर अभी अभी हमने पढ़ा है कि स्पीड जो साउंड की होती है वो इलास्टिक मटेरियल में ज्यादा होती है। क्यों? सिंपल सा फंडा है सर, स्टील के अंदर बात करेंगे तो आपके जो एटम्स हैं वो ज्यादा पास पास में है, देख रहे हो ऐसे करके, जबकि रबर की बात करेंगे तो रबर में ज्यादा दूर दूर है। तो यहाँ पे ज्यादा पास पास में है तो इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा थी, इलास्टिसिटी ज्यादा है तो सर यहाँ पे पार्टिकल ज्यादा पास पास में, इसलिए यहाँ पे साउंड भी तेजी से ट्रेवल करेगी, सिंपल। और यही चीज होती थी जब हम लोग स्कूल की बेंच वाला, शीलू बिल्कुल सही एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग ऐसे स्कूल की बेंच पे रखते थे, अपने कान रखते थे और स्कूल वाली बेंच पे ऐसे टक 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 बजा के देखते थे, क्या होता था सर? नॉर्मली आप ऐसे एयर में करके देखो, टक 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 टक, क्या सुनाई दे रहा है? नहीं सर, यहां पे रखेंगे टक 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 सुनाई दे रहा है। व्हाई? बिकॉज सर यहां पर ये सॉलिड स्टेट में है, इधर ये गैसियस स्टेट में था, मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज्यादा दूर दूर हैं, जबकि यहाँ पे मॉलिक्यूल ज्यादा पास पास में, देख रहे हो सर जो कण हैं वो ज्यादा पास पास में है। तो जैसे मैं बजाऊंगा तो यहाँ पे सर ये जो मॉलिक्यूल्स है जो बिल्कुल पास पास में टाइटली पैक्ड है,
इसकी वजह से यहाँ पे साउंड ज्यादा जल्दी से सुनाई देगी। सिंपल। क्या ये लॉजिक समझ में आया सब लोगों को? फटाफट से बताओ। यस, दैट मीन्स फारूक, हमने ये बोला कि प्रत्यास्थता जितनी ज्यादा होगी उतनी ही तेजी से जो ध्वनि है वो गमन करेगी। सिंपल। तो एग्जाम्पल के तौर पे मामला मेरे ख्याल से ये सेट है। ठीक है गाइस, अब बढ़ते हैं आगे। अब सर एक और चीज, कुमकुम, किशोर, लवकुश, आलोक बाबा, सो वुडन डेस्क में भी इलास्टिसिटी बिल्कुल होगा, बिल्कुल प्राची, डेट्स राइट, क्योंकि वहां पर क्या है, मॉलिक्यूल ज्यादा पास पास में है ना। सो वहां पे फिर मैं स्टील आंसर दूंगा साक्षी, उस केस में स्टील ज्यादा होगा, राइट। चलो अब सर आते हैं डेंसिटी पे। अच्छा एक चीज याद रखना, डेंसिटी का उल्टा लॉजिक चलता है। डेंसिटी अगर ज्यादा है तो सर यहां पर आपकी स्पीड ऑफ साउंड कम होगी। ये वाला केस थोड़ा सा अलग सा लगता है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा अलग से स्टार लगा दूं। मैक्सिमम बच्चा यहां पे गलती कर देता है। ये जो है ये कैसा है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा घनत्व होगा उतनी ध्वनि तेजी से गमन करेगी, और जितना ज्यादा होगा उतना कम, जितना कम होगा उतना ज्यादा, यानी एक दूसरे व्युत्क्रम अनुपाती हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ज्यादा डेंसर तो साउंड स्लोअर। नाउ तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होगा सर, जितना ज्यादा गर्म एनवायरमेंट होगा, जितना ज्यादा गर्म एनवायरमेंट होगा, या फिर बोलूंगा गर्म वातावरण होगा, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर, जितना ज्यादा ताप, उतना ही तेजी से सर आपकी ध्वनि भी गमन करेगी। यानी ताप के ये समानुपाती होता है। क्या बोलेंगे, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर यानी कि ताप के जो ध्वनि है वो समानुपाती है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ साउंड। यानी कि वी कैन से दैट whenever the environment is warm, for example let's talk about summer season, अगर मैं गर्मियों के सीजन की बात करूं और सर्दियों के मौसम में आ जाऊं, तो सर्दियों के मौसम में क्या होगा कि आपकी जो ध्वनि है वो धीरे धीरे गमन कर रही होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे तापमान कम होता है। तो बस यही पॉइंट है, क्या होगा, ठंडे वातावरण की तुलना में गर्म वातावरण में ध्वनि तेजी से यात्रा करती है। अब यहां से बताऊंगा किस टाइप से आपके सवाल पूछता है। यश कैसे, अब देखो सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे टेम्परेचर वाले पॉइंट पर आते हैं। तो आप याद करो, हमने जब साउंड की स्टार्टिंग, हीट की स्टार्टिंग की थी, तो मैंने क्या बताया था यश, मैंने बताया था कि जो पार्टिकल्स हैं यानी जो कण हैं, अगर वो ज्यादा तेजी से कंपन कर रहे हैं, बहुत तेजी से कंपन कर रहे हैं, मतलब वहां पे क्या होगा, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, राइट। अब टेम्परेचर ज्यादा होगा, सब लोग याद रखना, ये हीट वाले चैप्टर में पढ़ाया था मैंने पहले दिन, जब मैं आपको बताया था क्लास के बैक वेंचर्स वाला एग्जांपल दिया था मैंने। जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा उतना ही ज्यादा सर हीट होगी, और यहाँ पे सर जब हीट ज्यादा होगी, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो बड़ी इजीली यहां से क्या हो सकता है कि साउंड भी इजीली वहां से ट्रांसमिट करेगी, राइट। सो बेसिकली इस वाले केस में क्या रहे विवेक, अब देखो विवेक का एक डाउट हो रहा है, एक सेकंड मैं विवेक के डाउट पे आता हूं, पहले से खत्म कर दूं। तो याद रखना, ठंडे वातावरण की तुलना में गर्म वातावरण में ध्वनि ज्यादा तेजी से गमन करती है। अब एक बच्चे का डाउट रह गया है, एक बच्चे का डाउट है, विवेक बाबा का एक डाउट आया मस्त वाला। विवेक ने बोला सर ऐसा है कि ना, जैसे अब मेरा जो घर है, तो मेरे घर से ना रेलवे स्टेशन 5-6 किलोमीटर दूर है। विवेक आपका एग्जांपल मैं घुमा फिरा के बता रहा हूँ, बाकी बच्चों में काम आएगा। तो सर होता क्या है कि गर्मियों के टाइम पर ना मुझे वो रेलवे स्टेशन की आवाज नहीं आती, जबकि सर्दियों के टाइम पर मुझे रेलवे स्टेशन की बड़ी साफ साफ आवाज आती है। अब इसके मैं आता हूँ। मैं समझ गया था आपका। इस वाले पार्ट पर क्या है कि इस वाले केस में अब समझो, सर्दियों के टाइम पर क्या है, लोग कम बाहर निकल रहे हैं। जब लोग कम बाहर निकल रहे हैं, तो उनकी जो आवाज है, यहाँ पे मैं बोलूंगा उनका जो नॉइज है, वो भी सर रिड्यूस्ड अमाउंट में है। सब लोग सर घर में है, बहुत कम लोग बाहर हैं। तो अगर सर पहले से एनवायरमेंट में आप नॉइज क्रिएट नहीं करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, शांत एनवायरमेंट होगा, तो आपको बहुत दूर से आवाज आ जाएगी। तो उन दोनों ही केस में ना लॉजिक्स अलग अलग हैं। यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल से संबंधित बात कर रहा था, और आपका जो एग्जाम्पल है वहां पे शांति से रिलेटेड एग्जाम्पल है, क्योंकि वो सर वहां पर क्या है, वो हमारे द्वारा या बाकी लोगों द्वारा नॉइज प्रोड्यूस नहीं की जा रही। जबकि गर्मियों में क्या होगा, हम लोग जल्दी उठ जाएंगे, वॉकिंग एंड ऑल के लिए चले जाएंगे, तो वहां पर सर यहाँ पे ना, यस, तो वहां पर आपके जो नॉइज वाला पार्ट है दैट इज क्रिएटेड फ्रॉम आवर एंड, खासकर इन दी समर सीजन, राइट। तो वो लॉजिक अलग है, तो उसमें ना साउंड चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, बट आपका डाउट था इसलिए मैंने वो पॉइंट रखा। अब मैं वापस आता हूं। अब यहां पर सर आगे आते ह्यूमिडिटी पे। एक आरपीएफ का और एएलपी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, और गाइस ये है कि अगर मैं आर्द्रता की बात करूं, तो इसका मापन कौन करता है गाइस, यानी ह्यूमिडिटी को मैं मेजर कैसे करूं, कौन बताएगा मुझे? MEASURE, यस। तो सर इसको मेजर कौन करेगा? हाइग्रोमीटर, बिल्कुल सही। यहां पर गाइस प्लीज याद रखना, वैसे मैं इसके बारे में अलग से बताऊंगा, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, तो हमको पता रहना चाहिए। हाइग्रोमीटर ये वो यंत्र होता है, ये वो डिवाइस है
जिससे आप आर्द्रता मापते हैं। अब आप कहेंगे सर आर्द्रता क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होता है? सो ह्यूमिडिटी का मतलब यहां पर ये हुआ कि जैसे ना हम लोग नमी का एग्जांपल लेते हैं, नमी समझते हैं सब लोग, वातावरण में नमी, यानी कि सर वहां पर हम लोग मॉइस्चर की बात कर सकते हैं इन इंग्लिश। सो अगर मैं नमी की, मॉइस्चर की बात करूं तो सर दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी वाले केस में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी वाले केस में आपकी जो साउंड है अगेन सर वो तेजी से ट्रेवल करती है, यानी जितनी ज्यादा आर्द्रता होगी उतना ही ज्यादा आपकी साउंड भी ट्रेवल करेगी। तो मैं जितने भी एग्जांपल्स दे रहा हूं सभी जगह साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एकमात्र डेंसिटी को छोड़ के। तो सर ह्यूमिडिटी वाला पार्ट भी समझ में आया, क्या कह रहे थे? आर्द्र वातावरण में ध्वनि शुष्क वातावरण की तुलना में तेजी से गमन करती है, यानी तेजी से यात्रा करती है। यस, बिल्कुल सही। अब सर एक पांचवा फैक्टर और है, ह्यूमिडिटी फिर से बता दूं, ठीक है? सो मुन्नी देखो ऐसा है, जैसे बारिश के टाइम का एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल है बारिश का। जब बारिश का सीजन चलता है तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमको बहुत अजीब सा लगता है, वी फील लाइक ऑड कि भाई पता नहीं कैसा मौसम सा हो गया है, चिपचिपा टाइप मौसम हो गया है, कहते हैं ना कई बार। दैट इज व्हाट हम लोग उस टाइम पे नमी की बात कर रहे होते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि एनवायरमेंट में ना उस टाइम पे मॉइस्चर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है और उसकी वजह से वी फील अनईजी। तो बेसिकली अगर वातावरण में नमी ज्यादा है, यानी वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इंग्लिश में कहूंगा ह्यूमिडिटी या फिर मॉइस्चर, हिंदी में कह सकता हूं आर्द्रता या फिर नमी। तो अगर ये ज्यादा होगा तो उस केस में आपकी साउंड है यानी कि ध्वनि है वो भी तेजी से गमन करेगी। ये वाला पॉइंट था, राइट? चलो अब सर एक पांचवा और है, फिर मैं पांचों को एक साथ लूंगा एग्जाम्पल को, क्योंकि यहां से पेपर में पूछता है। पांचवा है हवा की दिशा, विंड की डायरेक्शन। अब विंड की डायरेक्शन में क्या होगा? सो विंड की डायरेक्शन वाले पार्ट पर आते हैं सर। ये देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही लॉजिक है। हाँ यस, बिल्कुल लिंक कर सकते हो उस वाले पॉइंट से। अब देखो विंड वाले पॉइंट पर अगर मैं जाऊं, हवा की दिशा, तो हवा की दिशा में एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम लोग एक बाइक पर घूमी घूमी करने जा रहे हैं, अपनी मस्त बाइक है उसमें घूमी घूमी करने जा रहे हैं, और ये सबके साथ हुआ होगा, शायद ही कोई हो जिसके साथ ये एग्जाम्पल ना हुआ हो। सर हम लोग बाइक पे ऐसे बैठे हुए मस्त एकदम बाइक पे घूमी कर रहे हैं, हमने अपने अपने दोस्त से पूछा, ब्रो बता कहाँ चलेगा? तो अब उसने बताया कि भाई डोमिनोज चल रहा है क्या? तो हमको अच्छे से सुनाई दे गया। लेकिन यहीं पर क्या हुआ, हमसे हुए हाँ भाई कहाँ चलेगा? इतनी देर में क्या हुआ, कोई सुंदर कन्या बगल से पास हो गई। अब वो क्या कर रहा है, उसने ऐसे देखा और सुंदर कन्या को ना ऐसे देखते 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 उसने ऐसे पूरा गर्दन ऐसे पीछे मोड़ दी। अब मुझसे कह रहा है कि भाई एक काम करते हैं पिज्जा हट चलते हैं। सो जस्ट वांट टू नो, मुझे पहली वाली कंडीशन में ज्यादा अच्छी सुनाई देगा या फिर दूसरी वाली कंडीशन में? देखो यहां पे सर एक कंडीशन ये थी कि मैं इस साइड फेस कर रहा था, वो मेरी साइड ही फेस कर रहा था, राइट? उसने बताया डोमिनोज चलते हैं, तो एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरा है, इधर से सुंदर कन्या पास हुई तो वो ऐसे बोलते बोलते, हाँ भाई एक काम करते हैं पिज्जा हट चलते हैं। तो यहां पे सब पहली वाली कंडीशन में या तीसरी आवाज सुनाई देगी या दूसरी में? ऑब्वियस सी बात है पहली कंडीशन में। क्यों? क्योंकि सर यहां पर डायरेक्शन ऑफ विंड प्लेज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल। ये सबके साथ हुआ होगा कभी ना कभी कि जिस डायरेक्शन में आप लोग बैठे हो, बाइक के जो पीछे व्यक्ति बैठा होता है, अगर वो आपके कान के पास आके बात करे तो आपको सुनाई देगा, लेकिन सर जहां बैठा है वहां से बात करे तो कुछ हल्का फुल्का सुनाई देगा। अगर उसने मुंह बिल्कुल ऐसे पीछे की तरफ कर रखा है आपको सुनाई ही नहीं देगा। वाई? क्योंकि सर वहां पे जो साउंड है वो पूरी पूरी डिपेंडेंट है कि आपकी हवा की दिशा किस तरफ है, राइट? सो बेसिकली विंड की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपकी स्पीड घट जाएगी। तो साउंड अगर हम लोग बात करें तो यस, ये 5 फैक्टर्स पर निर्भर करता है, और ये सर पांचों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानी कोई नहीं पूछने वाला है, बस मैं जानबूझ के आपको एग्जांपल दे रहा था। अब सुनिए ध्यान से, क्या कह रहे हैं दीपिका पूछे, साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में। दीपिका भी उसी पॉइंट पर आ रहा हूं, पहले से कंप्लीट कर लूं मैं। साक्षी कह रहे हैं वो बाइक नहीं ट्रक है, अच्छा ठीक है। सो अब गाइस पांचों फैक्टर्स पे जरा एक एक करके नजर मार लेते हैं। यहां पे रख लेते हैं। सो गाइस ऐसा है कि साउंड की जो स्पीड है सबसे तेजी से सर कहां पे ट्रेवल करेगी? सॉलिड में। सिंपल सी बात है सर, मॉलिक्यूल ज्यादा पास पास में है। उससे कम सर लिक्विड में, यानी कि तरल में। और सबसे धीरे से गमन करेगी सर गैस में। क्यों? क्योंकि यहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सबसे दूर हैं। देखो यहां पास पास में थे, यहां थोड़ा सा दूर दूर हो गए, और यहां पे बहुत दूर दूर हो गए, ऐसे समझ लो। ठीक है गाइस, अब आते हैं हम लोग सीधे एएलपी के पूछे हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे। एक सवाल था, मेरे को ऑप्शंस भी याद है, मैं ऑप्शंस भी देता हूं आपको। क्वेश्चन ये है, स्टील, रबर, एयर, वैक्यूम,
सबसे तेजी से साउंड किस में ट्रेवल करेगी? एक बार मुझे फटाफट से प्लीज आंसर देना। सो दीपांशु, चलो आंसर दो बेटा फटाफट से। सो प्रश्न है सबसे तेजी से ध्वनि किस में गमन करेगी? अब यहां पे सिंपल सा लॉजिक है। किसने आंसर दिया? वैक्यूम। जिसने भी आंसर वैक्यूम दिया ना, सच बता रहे हैं, कैमरे में से निकल के भी ऐसे आके पिट्टू करेंगे, बहुत तगड़ी वाली। बेटा वैक्यूम में तो साउंड ट्रेवल कर ही नहीं सकती गाइस। बेटा निर्वात में आपकी साउंड ट्रेवल ही नहीं करेगी, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही वैलिड नहीं है। तो दो बच्चों ने आंसर वैक्यूम जिन्होंने भी दिया है उनके पिट्टू कर दूंगा। वैक्यूम में सर साउंड ट्रेवल ही नहीं करेगी, तो ये चीज आपको याद रखना है, साउंड ट्रेवल नहीं करती बेटा वैक्यूम में, ठीक है। अब स्टील, रबर और एयर में आ जाओ। तो बेटा जो एयर है ये तो हो गई गैस, और इन दोनों में सर आपको अभी मैंने एक लॉजिक समझाया था। क्या समझाया था? लॉजिक ये समझाया था सर कि स्टील और रबर में हमको चेक करनी पड़ेगी इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता। कहां गए? ये है। इसमें हम लोगों को जो प्रॉपर्टी चेक करनी है वो है इलास्टिसिटी वाली, क्योंकि सर गैस में तो सबसे धीरे गमन करेगी, हमको पता है। अब सर यहां पर ये देखिए, स्टील और रबर इन दोनों में इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा है? एक एक बच्चा सही है, मनीषा, रंजना और जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, एक एक बच्चा सही है कि जो स्टील है उसकी इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा है, तो ध्वनि सबसे ज्यादा सर स्टील में गमन करेगी। तो क्वेश्चन इस टाइप से एग्जाम में पूछता है, ठीक है। चलो सर इतना पार्ट हुआ। अब सर मुझे एक चीज और समझ में नहीं आई, आप लोगों ने कभी गुड़गांव या फिर मुंबई या फिर लखनऊ में भी किसी के पास है पता नहीं, आप लोगों ने कभी लैम्बोर्गिनी या फिर ऐसी कभी कार अगर अपने सामने से पास होती हुई देखी हो, तो आप लोगों को ना देखी हो इन द सेंस, या देखी भी नहीं तो आवाज सुनी हो, तो आपको अजीब सी आवाज आती होगी बिल्कुल अलग सा, राइट। अगर वो नहीं भी देखी है तो मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेता हूं। अपने बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है नोएडा में, राइट। अगर वो भी वहां पे भी नहीं देखा है तो आपने टीवी में सर कार की रेसेस देखी होंगी, है ना। इन सभी में जो साउंड है वो थोड़ा सा अलग आती है। क्यों आती है अलग? आज इसके बारे में भी समझ लेते हैं, क्योंकि यहां पर अब मैं जो समझाऊंगा, अच्छा ओके रेशा, तो सब लोग लिंक कर पा रहे हैं, मतलब ठीक है। सो गाइज अब मैं आपको जो समझाऊंगा वो है शॉक वेव्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रघाती तरंग। अब ये प्रघाती तरंग या शॉक वेव होता क्या है? तो गाइज ऐसा है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी होती है? साहिल कह रहे हैं सर लैम्बोर्गिनी चला है ठीक है। सो चलो, क्या कह रहे हैं? टोयोटा सुपरा की आवाज सुनी है, हे भगवान। चलो सुनो मेरी बात अब। तो गाइज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी है? ऋतिक ने सबसे पहले आंसर दिया, सर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होती है 332 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही जवाब है। तो यहां पे सर कुछ जगह वो मिल जाएगा 340, कुछ जगह मिल जाएगा 350, जो हम लोग यहां पर चल रहे हैं 332 मीटर पर सेकंड या फिर 342 मीटर पर सेकंड, तो 350 मीटर पर सेकंड के आसपास लेके चल लेते हैं, ठीक है। अब देखो होगा क्या, यदि कोई भी वस्तु कुछ भी हो, वो एक्स वाई जेड कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा हो, जेट प्लेन कोई भी, अगर इससे ज्यादा स्पीड है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं 500 मीटर पर सेकंड, 600 मीटर पर सेकंड, 1000 मीटर पर सेकंड, 1200 मीटर पर सेकंड, कुल मिला के अगर 332 मीटर पर सेकंड से ज्यादा किसी भी चीज की स्पीड है, तो इस केस में सर हम लोगों को एक डिस्टरबेंस फील होता है। किस शेप में, किस आकार में? सर एक कोन के आकार में, कुछ ऐसा। आप कहेंगे अच्छा, फिर से रिपीट करता हूं मैंने क्या बोला। अजीत, द पॉइंट इज कि अगर हमारी जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है 332 मीटर पर सेकेंड, अगर इससे भी ज्यादा तेजी से अगर कोई भी चीज जैसे कि जेट प्लेन मूव करेगा, तो एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, एक अजीब सी आवाज आती है। जानबूझ के मैं इसीलिए वहां पे एग्जांपल ले रहा था आप लोगों के साथ। ये जो आपको आवाज आएगी इसमें कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, और ये जो शेप है ये कैसी रहती है? कोन के आकार की रहती है। तो यहां पे सर हम लोग इस साउंड को बोलते हैं कि सर ये जो साउंड है ना, ये सुपरसोनिक वेव वाली कैटेगरी में आएगी, और यहां पर हम लोग बोलते हैं सर ये है आपकी शॉक वेव्स यानी प्रघाती तरंग। तो आप कहेंगे सर ये जो डिस्टरबेंस है ये शॉक वेव है, लेकिन मुझे कैसे पता लगा किस लेवल का डिस्टरबेंस है, कितना तगड़ा डिस्टरबेंस है, ये कैसे पता लगा? कोई वैल्यू भी तो होनी चाहिए, कोई नंबर भी तो होना चाहिए। तो यहां पर ये किस लेवल का डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, तो इसके लिए हमें रेशियो निकालना होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आप लोग जेट प्लेन उड़ा रहे हो, ठीक है, सब लोग अपने आप को पायलट एज्यूम कर लो। आप लोग जेट प्लेन उड़ा रहे हैं और आपका जो प्लेन है सर वो उड़ रहा है, एग्जाम्पल लेना बस एक रफ एस्टिमेट, 3000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है।
अब इतनी रफ्तार से आपका प्लेन जब चलता है तो क्या है कि हमको बाकी लोगों को, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मुझे यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस सा फील हो रहा है, तो ये किस लेवल का डिस्टर्बेंस है मुझे कैसा पता लगेगा? तो आपकी जो भी स्पीड है आपके जेट की, इसको मैं क्या करूंगा, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर से डिवाइड कर दूंगा। क्या करना है गाइस, मुझे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर से डिवाइड कर देना है, और अब यहां से कुछ रेशियो निकल के आएगा इनके अनुपात का। भाई कुछ तो आंसर आएगा ना। जैसे मान लो कि 330 होता तो यहां पे मैं कह दूंगा सर यहाँ पे जो वैल्यू है कितना 330 हुआ, ये 9 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा, राइट। तो दैट मींस कि यहाँ पे जो वैल्यूज हैं ये 3 टाइप की हो सकती हैं। कौन कौन सी? हो सकता है मेरी वैल्यू 5 से बड़ी है तो उसको बोलूंगा सर ये हाइपरसोनिक हो गया। हो सकता है वो 1 से बढ़िया है तो कह दूंगा सुपरसोनिक है, और 1 से कम है तो कह दूंगा सबसोनिक है। दैट मींस कि ये जो नंबर है आप कुछ देख रहे होंगे, मैक करके कुछ लिखा है, मैक, मैक। तो क्या है ये मैक, क्या होता है? सर मैक नंबर बड़ी आसान भाषा में जो मैंने आपको उदाहरण दिया वही है। क्या? 1 मैक नंबर इज द स्पीड ऑफ साउंड। क्या है ये? मैक नंबर जो है ये स्पीड ऑफ साउंड हो गई। कैसे निकालोगे? रेशियो निकालना पड़ेगा, अनुपात निकालना पड़ेगा। किसका? वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। सोर्स का मतलब क्या हुआ सर? जो ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, जैसे कि आपका हवाई जहाज कर रहा था, तो जो भी वेलोसिटी ऑफ सोर्स है टू दी वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी कि सर यहां पर जो हिंदी वाले हैं, हिंदी में मैंने अभी मेंशन नहीं किया क्या, जस्ट अ सेकंड, हाँ तो यहां पर मेंशन कर रखा है स्रोत के वेग का अनुपात, और यहां पे सर जो आपकी ध्वनि रहती है तो उसका अनुपात। तो यहां पे इन दोनों का जो वेग है इनका अनुपात निकल के आएगा, ये मैक नंबर देगा। और ये मैक नंबर अगर आपका 5 से बड़ा है तो हाइपरसोनिक है, 1 से बड़ा है तो सुपरसोनिक है, और 1 से कम है तो सबसोनिक है। बस। अब सर यहां पे आ जाओ, इसकी डायमेंशन क्या होगा एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैक नंबर का विमा क्या होगा, या फिर जो इंग्लिश वाले हैं मैक नंबर की डायमेंशन क्या होगी? कुछ बच्चे नए ज्वाइन कर रहे होंगे, बेटा प्लीज आप ना पुराने लेक्चर्स देख लेना। यस गाइस, एक बार फटाफट आंसर दो। साक्षी पूछ रहे हैं सर 332 मीटर पर सेकंड क्या है? बेटा 332 मीटर पर सेकंड यानी 332 मीटर पर सेकंड ये ध्वनि का वेग है। यानी कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, ये स्पीड ऑफ साउंड है। देखो स्पीड ऑफ साउंड सब में अलग अलग होगी। सर यहां पे बात कर रहा हूं, हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, ये स्पीड अलग है। हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, ये स्पीड अलग है। पानी के अंदर अलग होती है। तो स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग मीडियम में अलग अलग है। तो यहां पे जो हम लोग स्पीड ऑफ साउंड की बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो हवा में जो स्पीड ऑफ साउंड थी वो सर वैल्यू उसकी 332 मीटर पर सेकंड होती है, ये मैंने आपको बताया। अब देखिए, सो यस बिल्कुल सही कहा आपने विवेक, उतना ही मैक्सिमम हो सकता है, बट समझना जरूरी था। अब सर जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, बिल्कुल सही कहा आपने कि मैक नंबर में सर कोई भी ऐसा डायमेंशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर दोनों की दोनों स्पीड ही तो है। आप देखो मीटर पर सेकंड बट्टे मीटर पर सेकंड, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। यानी कि सर यहां पे क्या हो जाएगा, m0 l0 t0, राइट। क्योंकि सर मैक नंबर एक्चुअली था क्या, मैक नंबर वाज दी वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ सोर्स। दोनों के दोनों सर आपके वेलोसिटी ऑफ सोर्स और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर दोनों के दोनों की सर यूनिट सेम है, इसलिए यहां पे यूनिट लेस होगा या फिर सर ये डायमेंशन लेस होगा। सो इतनी चीज यहां पर क्लियर है। चलो तो अब सर यहां पर हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, और ये वाला पार्ट हमारा सॉर्टेड हुआ। ये क्या है? हाँ शिवांगी 12 बजे, लेकिन उसके बारे में बेटा 5 लास्ट के 5 मिनट डिस्कस करूंगा। अभी डिस्कस करूंगा ना तो फिर खिचड़ी पकेगी। बच्चे के सब 12 बजे मेरी क्लास है, फिर कोई कहेगा सर ऐसा है वैसा है, तो लास्ट के 5 मिनट बताऊंगा। अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ कि क्लास कितने बजे, अभी जो बता रहा हूँ बस वो सुनो, अभी पढ़ाई करो। चलो अब सर आते हैं अनुरण का चक्कर क्या है। तो साक्षी, सलोनी, संजू, शिवांगी, माही, जस्ट थिंक कि हम लोग ऑफलाइन मोड पे पढ़ रहे हैं, आप लोग अभी मोबाइल फोन लैपटॉप जैसे पढ़ रहे हो ना, बस फील लेना हम सबके सब एक कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है। संदीप प्लीज इस सारे एग्जांपल को देकर समझना। मैं आप लोगों को एक हॉल में पढ़ा रहा था, मान लो कि नया नया अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया है, ठीक है। उसमें भी प्रॉपर वे में सर वहां पे मैंने ये कार्डबोर्ड्स और ये सब नहीं अप्लाई किए हैं, और जो चेयर्स हैं वो भी अभी लकड़ी वाली हैं, वो वैसे वो गद्दे वाली कुर्सियां भी नहीं लगवाई हैं, ठीक है। ये साहिल किशोर पूरी गैंग है हमारे साथ। अब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है साक्षी। अब देखो मैंने साउंड पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने कहा हेलो गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे साउंड। अब जैसे मैंने बोला हेलो गाइस हम लोग पढ़ेंगे साउंड, तो आपको ना जो मैंने बोला वही आवाज थोड़ी देर के लिए रिपीट होती हुई सुनाई दी। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, और कोई एग्जांपल है? और भी एग्जांपल्स हैं।
जो लोग अभी गांव वाले एरिया में नहीं रह रहे हैं लेकिन सर गर्मियों की छुट्टियों में गांव जरूर जाते होंगे, या फिर सर कोई ना कोई फैमिली वाले अगर विलेज एरिया में है जहाँ पे सर घर काफी बड़े बड़े होते हैं, बहुत से कमरे ऐसे होते हैं जिसमें सामान कम है, तो ऐसे कमरे में जब हम जाते हैं अपने कजिन्स के साथ, तो कजिन के साथ ही ये मस्त मस्त अपने गेम्स स्टार्ट होते हैं। तो हम लोग उसकी आवाज लगाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई आवाज लगाई, जैसे मान लो हमने आवाज लगाई महेश, तो आवाज आ रही है महेश महेश महेश। तो यहाँ पर क्या है, ध्वनि का बने रहना, यानी कि सर साउंड का बने रहना, ये एक्चुअली आपका रिवर्बरेशन कहलाता है। क्या है? persistence of sound after after its what I'll say, whenever you're talking about the speed of sound, whenever the sound is produced, यानी ध्वनि का जब भी सर आपकी तरफ से कुछ भी निर्माण हुआ या फिर आपने जब ध्वनि का सर निर्माण किया है, अब ध्वनि आपके द्वारा जब प्रोड्यूस हुई है, ध्वनि के प्रोड्यूस होने के बाद अगर वो आवाज रिपीट होकर आ रही है या मैं बोलूंगा सर कुछ देर के लिए बनी रही है, तो इसको हम लोग रिवर्बरेशन या फिर अनुरण के नाम से जानते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? तो होगा क्या, यहाँ पे सर बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जिस कमरे का भी मैं एग्जांपल ले रहा था, जहां पे किसी हॉल में बैठ के हम पढ़ाई कर रहे हैं या फिर हम गांव में किसी कमरे में गए हैं, तो उस कमरे में हो सकता है सर कर्टेन्स की कमी हो, राइट? कर्टेन्स इन द सेंस कि सर वहां पे पर्दे ना हो सकता है वहां पे गद्देदार सीटें ना हो सकता है वहां पे गद्दे ना हो सकता है वहां पे बहुत सारे लोग ना हो। तो ये सर सारे फैक्टर्स हैं, फर्नीचर, लोग, एयर, मतलब अगर मैं कहूँ ना कि ये जितनी भी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं आपके साउंड को रिपीट होने से रोकती हैं। इसीलिए अपने जब नया मकान बनता है, नया नया घर बनता है, तो नए मकान बनते टाइम पर अपना सामान घर में कम होता है, गृह प्रवेश जिस टाइम पे होता है ना, तो घर खाली खाली सा है, तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो क्या होता है उस टाइम पे ना आवाज गूंजती है। लेकिन धीरे धीरे करके जब सामान अपने घर में आ जाता है तो अपनी आवाज सर गूंजना बंद कर देती है। जानते हो क्यों? क्योंकि अपने घर पे सोफे हो जाते हैं, कुर्सियां हैं, लोग हैं, सर कर्टेन्स हैं यानी पर्दे हैं, तो ये सभी क्या करते हैं, ये सभी साउंड्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट? सो बेसिकली यहां पर अभी आ रहा हूं, पहले इस वाले पॉइंट को खत्म करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सो यहां तक मेरे ख्याल से जो मैंने बताया इतने वाले पॉइंट में कोई भी डाउट है? सो इट इज द परसिस्टेंस ऑफ साउंड आफ्टर द साउंड इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि सर ध्वनि के उत्पन्न होने के बाद ध्वनि का बना रहना, ये आपका अनुरण कहला रहा है। यहां तक तो क्लियर है? अब देखिए विवेक, एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे एग्जाम्पल लो। विवेक पूछे सर एग्जाम्पल, विवेक कोई सर पढ़ा रहे हैं, अब इन्होंने क्या किया, टीचर जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो डायरेक्टली बच्चों को सुनाई दे रहा है, बट हुआ क्या, क्योंकि सर यहाँ पे दीवारें मौजूद थी, सब बाकी और कुछ भी चीजें हो सकती हैं, यहां पर इनके साउंड टकराने के बाद वापस लौट के आई। देख रहे हो, इस इमेज से अच्छे समझ में आ सकता है, यानी ध्वनि कुछ देर के लिए बनी रही है, और जब ध्वनि अपन यहां पर बनी रही है तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं अनुरण। अब साउंड एब्जॉर्ब कैसे होती है या फिर इसका फायदा कहां पर है, अब यहां पे समझते हैं। देखो होता क्या है कि आप लोग जब सिनेमा हॉल में जाते हैं तो अच्छा पहले तो पूछ लूं, पूरी कहानी बाद में बताऊंगा, पहले आप लोगों से पूछ लूं, आप लोगों में से, यस मधुमिता अभी आ रहा हूं उस पे ईगो वाले पार्ट पर, सो मुझे इतना बताओ कितने लोगों ने मूवी हॉल में मूवी देखी है, पिक्चर हॉल्स में, कैन यू टेल मी? साक्षी, अच्छा साक्षी का एग्जांपल आया, थिएटर में सब कुछ होने के बाद आवाज, तो अभी उसी पॉइंट पर आ रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। प्राची जस्ट सेकंड, सभी लोग गए हैं, ठीक है। अब सर मूवी हॉल्स में क्या आपने कभी गौर किया है कि सर आप किसी भी कोने पे बैठ जाएं, पूरे के पूरे थिएटर में आप किसी भी कॉर्नर पे बैठ जाओ, मिडिल में बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, आपको साउंड प्रॉपर वे में आती है। डू यू नो व्हाई? देयर इज अ लॉजिक। क्या लॉजिक है सर? आप जिस थिएटर में भी बैठे होंगे कभी भी आप देखना सर, वहां पे दो मेन चीजें, एक कि जो उसकी दीवारें होती है दे आर स्लाइटली कर्व्ड, क्या होता है, और वो हल्की सी घुमावदार दीवारें होती हैं। जानते हो क्यों? उसका जो शेप है, प्राची बिल्कुल सही कहा आपने, होता क्या है कि जो स्पीकर्स है ना, स्पीकर्स इस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, इस तरीके से सेट होंगे कि कोई आवाज निकली तो इस दीवार पे टकराने के बाद सर किसी व्यक्ति के पास जाएगी, दूसरी दीवार किसी के कानों तक पहुंच रही, यानी कि सर वो कर्व्ड वे में होगी, तो क्या होगा, साउंड आपके पास बराबर बराबर पहुंचेगी सभी के कान में हर एक लोकेशन पे। अगर ऐसा होता कि सर दीवारें टेढ़ी में नहीं, मतलब घुमावदार नहीं बनाई जाती, और नॉर्मली जैसे अपने घर की दीवारें होती हैं बिल्कुल वैसी करके अगर मूवी का हॉल में आपके लिए कुर्सी लगा दी जाए, आपको कभी अच्छा साउंड आएगा ही नहीं, और आप अगली बार से मूवी देखने भी जाएंगे, साथ में ना पैसा भी वापस मांग लेंगे, आप कहेंगे भाई साहब क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। सो अगर आपकी मूवी हॉल की मैं बात कर लूं या फिर थिएटर्स या कंसर्ट हॉल्स की, इन सभी की दीवारें इसलिए कर्व्ड होती हैं जिससे सर ध्वनि जो है वो सभी डायरेक्शन में बराबर बराबर जा पाए, पहला पॉइंट। दूसरा, इनमें सर एक पॉइंट अभी मैं आपको जो बताने वाला हूं सिनेमा में, हाँ अब इसमें आवाज क्यों नहीं गूंजती, अमन का एक और पॉइंट आया है। अब सर सुनो कि आवाज अब गूंज क्यों नहीं रही है, अभी तो मैंने आपको ये लॉजिक बताया कि रिवर्बरेशन का कहां इस्तेमाल हुआ, आपके सभी कॉर्नर्स में अच्छे से साउंड आ जाए इसलिए घुमावदार दीवारें थी। क्वेश्चन अब ये है दूसरे पॉइंट पर, आवाज रिपीट क्यों नहीं होती? एग्जाम्पल के तौर पर जरा सोचो, सन्नी पाजी की पुरानी जमाने की मूवी देखते हैं,
या फिर धर्मेंद्र पाजी की कोई मूवी देख लेते हैं, सन्नी पाजी धर्मेंद्र बाप बेटे दोनों एक जैसे डायलॉग ही मारते हैं ऑलमोस्ट। इनका डायलॉग आया, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, है ना, ऐसे करके एक डायलॉग है, बहुत सारे डायलॉग्स हैं ऐसे धर्मेंद्र के हैं खासकर। जरा सोचो सर, बहुत सीरियस मूवी चल रही है और वहां पे डायलॉग आ रहा है, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, और वी आर लाइक भाई साहब मजा आ गया यार, सन्नी पाजी देखो क्या डायलॉग मार रहे हैं। और यहीं पर क्या हो, हाँ धर्मवीर मूवी का है, सही कह रहे हो। अब यहीं पर जरा सोचो, कॉमेडी अगर अगर ऐसे हो तो ये कॉमेडी मूवी कैसे बन सकती है? सस्ते वाले हॉल में चले जाओ जहां पे कोई घुमावदार दीवारें नहीं है, और सर जो सीटें हैं ना वो भी सर लकड़ी वाली हैं, कहीं पर कोई कार्डबोर्ड और वो सब नहीं है। तो इस वाले केस में क्या होगा, जैसे ही सन्नी पाजी का डायलॉग आएगा, मैं इसका खून पी जाऊंगा, आप क्या होगा, मैं इसका खून पी जाऊंगा, मैं इसका खून पी जाऊंगा, मैं इसका खून पी जाऊंगा। और यहाँ पे सर आवाज अगर रिपीट होने लगेगी, सो यू विल नॉट फील डेट पार्ट, कि जो जिस हिसाब से मूवी बनाई गई है, जो आपको सर फील आना चाहिए वो फील आएगा ही नहीं। इट विल बी फेल्ट एज इफ इट इज अ कॉमेडी मूवी, राइट। सो बेसिकली वो आवाज रिपीट होके क्यों नहीं आ रही है? द रीजन इज कि आप जिस सोफे पे बैठे हैं, जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं सर, वो जो गद्दीदार कुर्सी है उसमें जो फोम है वो सर साउंड को एब्जॉर्व कर रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा, मैं जो आपको घुमावदार दीवारों की बात कर रहा था, उन घुमावदार दीवारों पे कभी चेक करके देखना, आप ऐसे हाथ लगा के देखना, वहां पर आप चेक करेंगे, वहां पर कार्डबोर्ड जैसी कुछ और आपके वेलवेट जैसा कुछ स्ट्रक्चर सा प्रेजेंट है, वो सब क्या कर रहे हैं? तो वहां पे जो कर्टेन्स तो खैर नहीं बोलूंगा, वहां पे तो जो आपकी सीट्स हो गई और बाकी सर जो आपका जो दीवारें हो गई, वो इस तरीके से डिजाइन है कि वहां पर क्या है, वहां पे जो साउंड है सर, वो साउंड वहां पर आपके बार बार रिपीट होके नहीं आ रही है, बिकॉज सर वो सब पार्ट क्या कर रहे हैं, इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सो वहां पे क्या क्या लोग हुए, जैसे कि फर्नीचर, पीपल, और मैं जो एग्जांपल दिया था आपको दीवार पे जो कार्डबोर्ड्स प्रेजेंट है, सो दे विल एक्चुअली हेल्प अस, जिससे आपकी जो साउंड है सर सभी कोने में तो जा रही थी घुमावदार दीवार की वजह से, लेकिन बार बार रिपीट इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि वहां पर ये आपका फर्नीचर इस तरीके से डिजाइन था। अब यहाँ पे आ जाओ, इतना पॉइंट तो हुआ हमारा, लेकिन अभी भी एक डाउट नहीं क्लियर हुआ मेरा कि रिवर्बरेशन का। सर आपने एक तो सिनेमा का एग्जांपल दे दिया, समझ में आया कि सिनेमा हॉल्स में कैसे इसका काम हो रहा है, पर क्या आप लोग मुझे और भी एग्जांपल दे सकते हो कि सर रिवर्बरेशन का और कहां एग्जांपल होगा? सो अब सर यहां पर आओ कि अगर मैं आप लोगों से कहूं रिवर्बरेशन का, तो आपने शहनाई देखी है, शहनाई हो गई, ट्रम्पेट्स हो गए, तो शहनाई और जो ट्रम्पेट्स होते हैं उससे लंबा सा एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, उसके आगे कुछ ऐसा घुमावदार सा रहता है, जानते हो क्या करता है? सर इस वाले केस में जब हम लोग शहनाई या फिर ट्रम्पेट जब बजा रहे होते हैं, तो वो जो घुमावदार वाला पार्ट है वो क्या करेगा सर, वो सभी डायरेक्शंस में आपके साउंड को ले जाने में मदद करता है। जैसे क्या होता है, आपको एक मधुर आवाज सुनाई देती है, सभी डायरेक्शन में बराबर बराबर सुनाई देती है, राइट। अच्छा कल ही देखे थे, तो शिवांगी यहाँ पर और सभी लोग याद रखना, ये जो रिवर्बरेशन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, जैसे वाद्य यंत्र हो गए तो मेगाफोन, लाउड हेलर्स, हॉर्न, संगीत वाद्य यंत्र, जैसे कि आप यहाँ पे शहनाई का एग्जांपल ले सकते हैं, ट्रम्पेट्स का एग्जांपल ले सकते हैं, इन सभी जगह सर रिवर्बरेशन का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। सो ये वाला पार्ट हुआ। अब सर यहाँ पे जब साउंड की बात हो रही है तो हमें स्टेथोस्कोप के बारे में पता रहना चाहिए। स्टेथोस्कोप जो सर यूपी बिहार वाले बच्चे हैं वो आला के नाम से भी जानते हैं इसे, खैर ये अपने एग्जाम में आला के नाम से तो नहीं आएगा, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्टेथोस्कोप में क्या है सर, स्टेथोस्कोप आपके चेस्ट या फिर सर बैक वाले पार्ट पर लगा दिया जाता है, राइट। सो यहाँ पर अगर मैं छाती की बात करूँ या फिर बैक वाले पार्ट पे जब लगा लेते हैं तो उससे क्या होगा, डॉक्टर का जोर से सांस लो तो चेक करता है कि यहाँ काफी कहीं जम गया हो। सो बेसिकली ये जब आप सांस लेने के बोलता है डॉक्टर कि आप जोर से सांस लीजिए, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सर डॉक्टर जब स्टेथोस्कोप लगा लेते हैं तो वो साउंड सुनते हैं कि कहीं कहीं कफ तो नहीं जमा है, कहीं आपको सर यहाँ पे कोई इश्यू तो नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो दवाई देते हैं फिर। यस, यहाँ पे कहते हैं लंबी सांस लो, बिल्कुल सही। तो जो स्टेथोस्कोप है ये भी क्या करता है, ये भी सर साउंड का ही इस्तेमाल कर रहा है, जिससे हम लोग पता लगा सकें कि शरीर में कोई समस्या तो नहीं है, राइट। सो हाँ, इवन हार्ट बीट, दैट्स राइट, मैं बताऊं। अब सर यहाँ पर देखिए, अच्छा ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया, यहाँ पे मेंशन है। तो आमतौर पर जो कंसर्ट हॉल्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल और सिनेमा हॉल की जो छतें होती हैं वो घुमावदार होती हैं, क्यों? ताकि इको होने के बाद यानी प्रतिबिंब होने के बाद आपके हॉल के सभी डायरेक्शन तक आप साउंड प्रॉपर वे में पहुंच पाए, राइट। अब सर इस रिवर्बरेशन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्बरेशन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सर साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि कंप्रेस्ड फायरबोर्ड्स, रफ प्लास्टर या फिर ड्रेपरीज। सो बेसिकली अब यहाँ पे मैं दोनों ही चीजों पर आपको जरा यहाँ पे बताऊं, देखो बहुत बारीकी सा डिफरेंस है जहां पे हम लोग समझ पाएंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सो प्रतिबिंब सॉरी यहाँ पे प्रतिध्वनि का हम लोग जो एग्जांपल ले रहे हैं, समझते हैं इको वाले पार्ट पे एग्जैक्टली क्या होता है, इको या फिर रिवर्बरेशन। अब देखो इस वाले केस में जैसे मैंने इको का टर्म लिया, तो इको वाले पार्ट में क्या हो रहा है, मैंने जो कुछ भी बोला टकराने के बाद आवाज वापस आ गई,
इस प्रोसेस को बोल दिया मैंने इको। बहुत ही बारीकी से डिफरेंस है। और आवाज का जैसे बने रहना, कुछ भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वो सर आवाज अगर आपकी बनी रही है, तो हम लोग वहां पे रिवर्बरेशन का एग्जांपल ले रहे थे। तो मैं एक तरह से कहूंगा कि ऑलमोस्ट सब वन एंड सेम थिंग। अब देखो, अब इको होने के लिए क्या आप लोग जानते हैं कि सर मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? क्योंकि हिल स्टेशन पे आप किसी भी जगह जाके चिल्लाने लगो रेशमा, तो वहां से जरूरी नहीं कि हर केस में रेशमा आवाज लौट के ही आए, नहीं है ऐसा जरूरी। सर यहां पर बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स? नंबर 1, पहला फैक्टर है साउंड की। साउंड जो है सर आएगी तो सही, लेकिन अब मान लो कि हवा विपरीत दिशा में जा रही है, क्या आपको आवाज सुनाई देगी? नहीं देगी, पहला पॉइंट। दूसरा, अभी हम लोगों ने सर ऐसे 5 फैक्टर देखे थे, एक बार देखते हैं वो 5 फैक्टर्स थे कौन कौन से। सबसे पहला था सर प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी। नंबर 2 डेंसिटी। नंबर 3 सर टेम्परेचर। नंबर 4 ह्यूमिडिटी आर्द्रता। और पांचवा था सर आपका साउंड की डायरेक्शन, यानी कि आपकी जो ध्वनि है वो किस दिशा में है, राइट? सॉरी, हाँ यस, डायरेक्शन ऑफ द साउंड। तो अगर आपकी हवा जो है डायरेक्शन ऑफ द विंड जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में साउंड तो तेज से आ रही थी, विपरीत दिशा में थी तो कम आ रही थी। 5 फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़े थे। अब होगा क्या, जरा सोचो, यहां पे व्यक्ति खड़ा है, यहां पे सर दीवार है, यहां पर माउंटेन है, इसने आवाज लगाई, नॉर्मल कंडीशन लेके चल रहे हैं, सब कुछ यहां पर भूल जाओ कि कोई हवा चल रही है सर, एयर प्रेशर, सब कुछ भूल जाओ, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो इस कंडीशन में सर ये दूरी होती है 17.2 मीटर की। कितनी? 17 मीटर की। और ये सर कितनी देर के लिए बनी रहती है? बिल्कुल सही कहा अंकित आपने, ये बनी रहती है हमारे कान में 1/10 सेकंड के लिए। सो बेसिकली अगर आपके बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट हैं तो आपकी आवाज जो लौट के आती है सर, उसके लिए जो दूरी होती है वो होती है 17.2 मीटर्स की, राइट? अब यहां से आप लोगों के लिए एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, सोच समझ के आंसर देना, जल्दबाजी में प्लीज आंसर मत देना। ये प्रश्न आपके लिए यहां पर, इसको बाद में समझाऊं, ये है, इसका आंसर देना प्लीज। सवाल है, इफ एन इको इज हर्ड आफ्टर 0.6 सेकेंड्स व्हेन अ बॉय फायर्स अ क्रैकर 99 मीटर अवे फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग देन द स्पीड ऑफ साउंड इज डैश। तो सर स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है आपको। 0.6 सेकंड के बाद एक प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब कोई लड़का एक ऊंची इमारत से 99 मीटर दूरी पर पटाखा फोड़ता है। तो आप प्लीज बताइएगा ध्वनि की गति क्या होगी? सो जल्दी फटाफट इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले 126 का आंसर आया, इट वुड बी 165। अंबुज का भी आंसर आया 165। डबल सी के साथ जा रहे हैं। सो अच्छा, थैंक यू साक्षी, थैंक यू। अब देखो गाइस, अब यहां पे जो मैं साउंड इको की बात कर रहा हूं, तो इको आपने कहा कि सर कब सुनाई दे रही है? इको सुनाई दे रही है मुझको 0.6 सेकंड में, ठीक है, ओके। सर दूरी कितनी दे रखी है? दूरी दे रखी है बेटू हमको 99 मीटर की, ठीक है गाइस। अब सर हमसे पूछा स्पीड बताओ। अरे सर आपने कौन सा बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया, बच्चों वाला सवाल है। क्यों समीर बाबा, नीलेश बेटा, स्पीड बराबर डिस्टेंस इनटू टाइम होता है, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हमारे दिमाग बचपन से सेट है। अब ऐसे सवाल पूछेगा तो कैसे चलेगा? तो स्पीड निकालनी है, सीधे निकालूंगा सर, 99/0.6 मेरा आंसर आ जाएगा। क्यों गाइस? अगर आपने ये काम किया है तो आपने गलत किया है। आप कहेंगे सर अब क्यों गलत किया है? ये तो सीधा सीधा है, गलत क्यों कर रहे हैं अब समझना। बेटा हुआ क्या, मोनिका, लड़का यहां पे खड़ा हुआ है, इसने बजाया मस्त एकदम मुर्गा छाप, ठीक है। अब मुर्गा छाप इसने अगर बजाया है तो दीवार यहां पर 99 मीटर की दूरी पर। सो यस 126, एक सेकंड अभी देखते हैं। अब भाई साहब ने पटाखा बजाया और ये आवाज जो सुनाई दी है कब सुनाई दी है? सर ये सुनाई दी है इको होने पर, यानी सर आवाज जब लौट के आई है तब। बिल्कुल सही विवेक, दैट मीन्स कि जो दूरी है बेटा क्या 99 मीटर है? नहीं सर, यहां पे जो साउंड आई है पहले तो पटाखे की आवाज यहां गई होगी और यहां जाने के बाद सर आवाज वापस कान तक लौट के भी आई होगी। क्यों गाइस, सही है ना? तो गुरुजी इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पीड की हम बात कर रहे हैं, स्पीड कैसे निकालोगे अगर आप दूरी पूरी नहीं देखोगे? सर दूरी पूरी कितनी है? 99 जाएगी और टकराने के बाद वापस भी तो आएगी गाइस। तो यहां पर आप क्या करो, अब आपका परफेक्ट फॉर्मूला बैठा है, समझ रहे हैं? तो जितने भी लोग जल्दी जल्दी में आंसर दिए थे तो प्लीज याद रखिएगा, अब आपका सही फॉर्मूला बैठा है, तो अब हम लोग आंसर लगा सकते हैं। तो अब से लगा लेते हैं, यहां पे सर इंटू कर दो 10, 3 2 जा 6, 3 3 9, 3 3 9, 2 से 2 गया, तो यहां पे सर मेरा आंसर आ गया
330 मीटर पर सेकंड, है ना गाइस। चलो तो डिस्प्लेस, बिल्कुल दैट्स राइट। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते तो वो 0 होता, क्योंकि सर वहां पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपके सेम है। खैर उतना छोड़ते हैं, ये वाला पार्ट यहाँ तक क्लियर हुआ है सर। तो यहाँ पे जो आंसर है, जो 330 वाले थे, केवल वही अच्छे सही है। सो ये तो हमारा सॉर्टेड हुआ गाइस। अब मैं 2-3 मिनट और लूंगा, कोई बात नहीं। कुमकुम रास्ता भटक गए थे, अब तो मार्ग पे आ गए। तो बस एक पॉइंट और है साहिल, फिर मैं से खत्म करता हूँ। सर रिवर्वेशन में बेटा सेम ही है, मैंने बोला ना, मैं अभी तो बताया आपको, इट इज वन एंड द सेम थिंग बेटा। कौन सा कह रहा है बेटा 10 कैसे आया? बेटा 10 यहाँ पर आपका मेंशन्ड है, ये देखो, ये देख रहे हो 0.6 था बेटा, पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक 0 बढ़ जाता है ना, तो बेसिक सी मैथ्स है। हेलो अमित बाबा, चलो आप लोगों के लिए एक मैं होमवर्क क्वेश्चन दे जा रहा हूँ, ये वाला, ये प्लीज कल आप लोग होमवर्क क्वेश्चन में करके आना। बस एक लास्ट चीज और समझानी है आपको, वो है डॉपलर प्रभाव। बस आज के लिए आखिरी चीज है, फिर हम लोग खत्म करते हैं। अब देखो बेटा डॉपलर प्रभाव क्या होता है, बस ये लास्ट पॉइंट, फिर मैं खत्म कर दूंगा, मैक्सिमम 2 मिनट लूंगा। सर ये हम लोगों ने रेलवे स्टेशन पे बहुत देखा है। देखिए आदित्य कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। सो सर इन रिवर्बेशन, यस यस यस, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस आदित्य, तभी तो रिफ्लेक्शन हो रहा, तभी तो हमको आवाज सुनाई हुई दे रही थी, इसीलिए इमेज के फॉर्म में भी दिखाया था। सो दैट वुड बी मिनिमम, राइट? यस, मिनिमम मिनिमम मिनिमम। सो क्योंकि उससे ज्यादा पास में होगा तो उतने में नहीं दिखेगा। चलो हर्ष बेटा, मुझे भी केवल अपना पता है, शेड्यूल जो है मेरा पता है कि आपकी जो क्लास होगी ना 10 से 11 साइंस की होती है, डेट सेट, और 2 दिन आपकी 12 बजे भी होगी। एक बार यहाँ पे ऐसे फिनिश कर लेता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सो डॉपलर इफेक्ट पर आ जाते हैं सर। ये डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? एक ट्रेन का एग्जांपल लेते हैं। एक ट्रेन है सर, इस ट्रेन में से हॉर्न ब्लो किया गया तो इसमें से कुछ साउंड आई, ठीक है, ध्वनि आई। अब ध्वनि हम जानते हैं सर एक वेव है, एक तरंग है, तो इसका मतलब सर इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, यानी जो हिंदी वाले हैं सर इसकी अपनी कुछ आवृत्ति होगी। अब क्या हुआ, हम लोग कहीं पे घूमी घूमी करने जा रहे थे, तो घूमने के लिए हमने ट्रेन पकड़नी थी। अब क्या हुआ, हम लोग खड़े हुए थे स्टेशन पे मस्त, राइट? तो सर श्रोत और श्रोता समझ में आता है सर, ये साउंड जहां से बन रही है और साउंड जो सुनाई दे रही है, तो ये हो गया सर हमारा लिसनर, जो आवाज को सुनेगा, और ये सर साउंड का सोर्स हो गया जहां से साउंड आएगी। अब होता क्या है, हमने सोचा हमारी ट्रेन आ रही है, तो हम वेट कर रहे थे सर, दूर से हमको दिखाई दी कोई ट्रेन आ रही, ट्रेन आ रही, ट्रेन आ रही है। तो ट्रेन जो थी वो हमारे स्टेशन पे रुकने वाली थी नहीं, कोई और ट्रेन थी वो रैंडम ट्रेन। जब आ रही थी तो सर हमने उसका विसल सुना, हॉर्न हॉर्न ड्राइवर ने बजाया, तो हमको पहले आवाज आई। अब देखो ये थोड़ा सा अलग सी साउंड आएगी, तो जरा फील ले लेना, बस मैं क्या जो बताने वाला हूँ वो भावना में मत भेजाना। सो ट्रेन जब आ रही थी तो हमको ऐसे आवाज आई, और एकदम से ट्रेन आई और ऐसे करते हुए निकल गई। तो ये सर कई बार, अब पता नहीं मैं एग्जैक्टली वो क्रिएट तो नहीं कर पाऊंगा साउंड, बट आई गेस आप वो फील ले पा रहे होंगे। जस्ट थिंक, एक ट्रेन आ रही है तो वहां से हॉर्न बज रहा है, और एकदम से आते हैं और ऐसे कर एकदम से निकल जाती है। दैट मीन्स कि सर अब वहां पे जरा सोचो, क्या ट्रेन ने अपनी तरफ से उसमें साउंड चेंज कर दिया? नहीं, ये ट्रेन ने अपनी तरफ साउंड चेंज नहीं करी है, ये हमको ऐसा फील हुआ है। क्या फील हुआ है? हमको ऐसा फील हुआ है गाइस कि सर उसकी आवृत्ति में कुछ चेंज हुआ। लेकिन ये सब फ्रीक्वेंसी में जो चेंज हुआ, क्या केवल सोर्स के मूव करने से ही होगा? नहीं, यहां पे सर कोई भी कंडीशन हो सकती है। हो सकता है ट्रेन आपके पास आए, हो सकता है आप ट्रेन के पास जाएं, हो सकता है दोनों एक दूसरे के पास आए, हो सकता है दोनों एक दूसरे से दूर जाएं। इन सभी कंडीशंस में जो साउंड में फ्रीक्वेंसी में चेंज होता हुआ प्रतीत होता है, यानी आवृत्ति में जो चेंज होता हुआ प्रतीत हो रहा है सर, इसी को हम लोग डॉपलर प्रभाव या फिर डॉपलर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। कहानी कोई नहीं पूछेगा, बस हमको सर ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, अब हम लोग फील ले सकते हैं। ये ना, मुझे पता है साउंड थोड़ी सी ऑकवर्ड निकली है, बट ये एग्जांपल देना जरूरी था जिससे हम लोग समझ पाए एग्जैक्टली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सो सर स्टेशन पे वाला ना बेस्ट एग्जांपल है, यानी कि सर एक तो होगा जो साउंड क्रिएट करेगा, यानी जहां से ध्वनि उत्पन्न होगी, एक वो होगा जो सुन रहा होगा, राइट? तो यहाँ पे या तो दोनों के दोनों पास आए, दोनों के दोनों दूर जाएं, एक पास में आए, एक दूर जाए, कोई भी कंडीशन हो, इन सभी कंडीशन में अगर आपकी साउंड की फ्रीक्वेंसी में चेंज प्रतीत हो रहा है, तो सर यही प्रभाव आपका डॉपलर प्रभाव कहलाता है। एग्जाम में कहानी नहीं पूछेगा, एग्जाम्पल के तौर पर पूछ लेता है कि सर ये कौन सा इफेक्ट है। सो ये आपका डॉपलर इफेक्ट है, दैट इज व्हाट द एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव ड्यू टू मोशन ऑफ द सोर्स और द ऑब्जर्वर। इंग्लिश वाले, सो सर जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, जो हमको फ्रीक्वेंसी में चेंज होता हुआ प्रतीत हो रहा है, हो नहीं रहा है,
हमको फील हो रहा है कि भाई साहब कुछ तो फ्रीक्वेंसी में चेंज हुआ, असलियत में नहीं हुआ था। तो जो चेंज होने का फील आया है, अब कैसे? सर सोर्स यानी कि वो ट्रेन हो सकती है, जिससे भी सर वो ट्रक भी हो सकता है, वो बाइक भी हो सकती है, वो कार भी हो सकती है, यानी जो साउंड जहां से बन रही है सर उसमें मूवमेंट, या सर जो सुन रहा है उसमें मूवमेंट। तो इनमें सर आपका कैसे भी चेंज हो रहा हो, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी में चेंज होता प्रतीत होता है, इसको हम लोग डॉपलर इफेक्ट या फिर डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो सर एक बार देख लेते हैं, यदि स्रोत या प्रेक्षक या दोनों माध्यम के संबंध में चलते हैं तो देखी गई आवृत्ति स्रोत की आवृत्ति से भिन्न हो सकती है। तो यहाँ पे सर इसी प्रभाव को हम लोग डॉपलर प्रभाव कह देते हैं। सो आई गेस अब सर 11 बज गए हैं, अब हम लोग मिलेंगे अब 12 बजे। 12 बजे हम लोग लाइट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो 12 बजे लाइट चैप्टर मिलेंगे। उससे पहले मैं आपके लिए ना पीडीएफ भेज दूंगा, तो ये प्लीज ये वाला सवाल जरूर लगाना, इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे फिर अगली क्लास में। सो भाई केवल आज और कल, केवल 2 दिन हमारा 12 बजे क्लास होगी जहां पे हम लोग लाइट पढ़ रहे हैं। तो जो नॉर्मल क्लास शेड्यूल चलता है वो तो चल रही है। 12 बजे बस आज और कल के लिए हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ेंगे, और लाइट कल भी मैं 12 बजे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो 12 बजे आज और कल हम लोग लाइट पढ़ने वाले हैं, केवल आज और कल बस, ठीक है। अब सभी लोग 12 बजे सेम लोकेशन यहीं पे मिलना है, अपनी एप्लीकेशन पे आपको क्लास शो हो जाएगी, नहीं हो रही तो मैं टीम से बात कर लेता हूँ, अभी शो हो जाएगी, ठीक है। चलो ओके देन, फिर बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर। प्लीज वाले पार्ट को सॉल्व जरूर कर लेना, ठीक है। बाय बाय गाइस, टेक केयर।